तो नई बात, जब कभी भी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखा करो। अब जैसे योजनाएं चलेंगी तो कई लोग को दिमाग में आता होगा, कई लोग को शिकायत रहती है कि सर योजना तो याद नहीं होता, सर इसमें तो इतनी सारी योजनाएं हैं, एक ही गांव में इतना ये दुनिया भर की स्कीम है। तो बताओ मुझे जरा, राष्ट्रगान को याद किया? कितने लोग याद किए राष्ट्रगान? कोई याद किया राष्ट्रगान? जनगण मन, चलो जनगण मन आसान है। वंदे मातरम याद किया आज तक कोई? और किसको किसको याद नहीं है? किसको किसको जनगण मन और वंदे मातरम याद नहीं? सबको याद है? गजब के आदमी यार, इधर बोलते हो याद नहीं किए हैं, इधर बोलते हो याद है। एक तरफ बोलते हो कि याद नहीं किए, एक तरफ बोलते हो याद है, ये कैसे हो सकता है? कैसे जागृति? तो वैसी ये भी हो जाएगा बेटा, ये भी वैसी हो जाता है। योजना भी ना वैसी याद हो जाता है, ये जितना कंटेंट है ना वो भी वैसे याद हो जाएगा। सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कभी हमने उसके लिए हाथ पैर धो करके बैठे? आज जब तक जनगण मन याद नहीं, रात के भात नहीं खाओ करके बैठे क्या? नहीं बैठे ना, फिर भी याद है। फिर भी वंदे मातरम याद है, कितना कठिन कठिन शब्दावलियां हैं, फिर भी याद हो गई ना, आसानी से याद हो गया। अनपढ़ आदमी जो एक कक्षा पढ़ा नहीं है उसको भी रामचरितमानस याद रहता है। एक कक्षा नहीं पढ़ा, स्कूल नहीं गया, रामचरितमानस याद क्यों? डेली पाठ करना है, डेली पाठ करना है, तो बस वैसी है। तो कौन क्या सफलता का राज बताएगा? सफलता का राज आपके सामने है। बचपन से जनगण मन पढ़ते आ रहे हो, याद करते आ रहे हो, सुनाते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, वही कहानी यहां लगा दो यार। छोटा है बड़ा है मामला की बात, उसको 10 दिन लगा, इसको 20 दिन लगेगा, बात खत्म। क्या दिक्कत है? तो नहीं, हम तो पढ़ भी नहीं करा ना, हम विवेकानंद बनबो, तो कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता कि आपकी बुद्धि इतनी कुशाग्र रहेगी। मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चीजों को उसी फ्लो पे लाना पड़ेगा, आसान है फिर। बस कुछ नहीं करना है, एक बार निहार लो, एक बार निहार लो। आज नहीं हारोगे 5 घंटा लगेगा, कल निहारोगे 4 घंटा लगेगा, परसों नहीं हारोगे 3 लगेगा। ऐसे करते करते देखने पे याद हो जाएगा। झलक मार लेता हूं, ऐसे झलक मार दी, हो गया, स्कैन कर लिए। धीरे धीरे जितना टाइम देते हैं उतना वो चीजें रिड्यूस होते जाती है। स्कूल कॉलेज टाइप का बोलोगे ना कि थोड़ा सा पढ़ ले, बोला था हम याद हो जाते हैं, या परीक्षा के पहले पढ़ूंगा, तो भूल जाओ, भूल जाओ, अलग दुनिया में जी रहे हो, है ना। सिर पूछ वाली कहानी नहीं यहाँ पे कि सिर याद आए तो पूछ लिख देना, पूछ याद आए तो सिर लिख देना, बिल्कुल नहीं। प्रॉम्प्ट नॉलेज होना तभी बनेगा, समझ गए? आ जाइए, ये सिलेबस है और योजना जो है वो वैसे ही याद होगा जैसे चाहिए, सेम सेम कहानी। तो योजनाओं को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अरे योजना की बात नहीं, संसार की चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, जितना रिवीजन करें, ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। चलो योजना की शुरुआत करते हैं। मनरेगा हो चुका था हमारा, अब शुरू करते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी समझने शुरू करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को समझने से पहले ना इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मतलब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इसका क्या बोला, मॉडिफाइड जो स्वरूप है हमारे सामने है इस योजना का, मॉडिफाइड वर्जन। कैसे? 1972 के आसपास में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस प्रोग्राम का नाम था सेवा, ठीक है। 1972 के आसपास जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उस प्रोग्राम का नाम था क्या? सेवा। ये फुल फॉर्म इसका अलग है। ये एक समाज से कहना चाहिए ईला भट्ट, ईला भट्ट नाम के समाज सेवी थी, इनके द्वारा शुरू किया गया था। क्या करने के लिए? बस वही गरीबी उन्मूलन, एक साथ सबको। देखो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं समझा दूं कि ये आया कहां से था। देखो चलो यार ग्राउंड में ही चलते हैं सीधा सीधा। ये देखो, भारत जैसे ना आजादी के टाइम पे हम बात करें तो भारत देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद आपको पता है कि स्थिति क्या थी। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारी जीडीपी, और जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए उस समय हमारी जीडीपी, दोनों के जीडीपी में अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। हमारी जीडीपी कहीं बॉटम में जाकर के ठहर गई थी, कहीं बॉटम में जाकर के। तो अब सबसे बड़ी चीजें वहां पे चैलेंजिंग क्या चीज का था, हम पर आर्थिक संकट मंडरा रहा था। आर्थिक संकट से भारत देश जूझ रहा था जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए। आर्थिक संकट भी था, एक संकट को हम नहीं कह सकते, आर्थिक संकट भी था, सामाजिक संकट भी था, हर टाइप का संकट था। क्या संकट नहीं था, मतलब उन हालातों में हमने सरवाइव किया जिन हालातों में शायद सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता जो थे, ठीक है, और जो समय के लोग थे, उनकी दूरदर्शिता हम कह सकते हैं, उन दूरदर्शिता की वजह से भारत देश सरवाइव कर गया। तो जो उस समय का तंगी हालात था, आर्थिक हालात थी, इससे भी ज्यादा हालात, इससे भी ज्यादा खराब हालात अगर कहें तो हमारे देश में था क्या? खाद्य संकट।
सबसे बड़ी बात हमारे सामने, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था खाद्य संकट का। मतलब 2 वक्त का अनाज तो हो जाए, काम करना नहीं करना बात की बात है, 2 वक्त खाने का तो जुगाड़ हो जाए। तो स्थिति आलम यह था कि हमारे पास 2 वक्त के खाने का नहीं था, उसको सोचना पड़ जाता था कि 2 वक्त के खाने का कैसे होगा। तो इस खाद्यान्न संकट से जूझने के लिए अब सरकार ने क्या किया, इनिशिएट करना शुरू किया। बोले ऐसे तो होगा नहीं, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सोचा उस समय के लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने, और प्लानिंग करनी शुरू की, पंचवर्षीय प्लान शुरू किया। तो 1951 में हमारा पहली बार पंचवर्षीय पर प्लान शुरू हुआ। 51 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वो 51 से लेकर के 56 तक चली। बोले 55 साल का टारगेट करते हैं, और 55 साल के टारगेट में जो अपेक्षित चीजें हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उस स्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसा करते करते पंचवर्षीय योजना चलाई गई। पहली जो पंचवर्षीय योजना आई, उस पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि कुछ भी करके हमारे देश में खाद्य संकट से हम ऊपर आए, कि खाने का कम से कम हो। कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था कि एक टाइम कम खाओ, देश में अनाज नहीं है। इसलिए तो आज के डेट में बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मत लो ज्यादा खाना, मत फेंको, उस दाने दाने के लिए तरसे हैं। तो आज हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता इतनी ज्यादा है कि हम उसको फेंक रहे हैं। अरे नहीं सक रहे हो मत लो, जबरदस्ती लेने किस बात की, तो ले लेंगे। और थाली में देखना कितना वेस्टेज होता है, शादी वादी में कितना वेस्टेज होता है, अननेसेसरी लेते हैं, जैसे जिंदगी में कभी पाए नहीं टाइप से। अरे ठीक है दोबारा ले लेना, इतना खाने का मन है थोड़ा कम ले लो, सक गए तो दोबारा ले लेना। नहीं, एक बार लेंगे और पूरा ऐसी तैसी करके फेंक के धर देंगे। तो वो लोग समझते हैं ना कीमत को, जो अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज थे। अभी के लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये पंचवर्षीय योजना चला। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि देश में जो खाद्य संकट है उसको दूर करना, एक दूसरी पैदावार बढ़ाना। तो पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें इस समय कई प्रकार की सिंचाई परियोजना। भाई जब तक सिंचाई परियोजना अच्छी नहीं होगी, इरिगेशन का साधन अच्छा नहीं होगा, तब तक पैदावार कैसे होगी। तो जब तक पैदावार नहीं होगी तब तक हमारे दूसरे देशों के प्रति डिपेंडेंसी वो कैसे हम ओवरकम करेंगे। तो दूसरे देशों के प्रति हमारी निर्भरता है, यहां से खाद्यान्न आएगा वहां से आएगा तो खाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खेतों की हालात खराब थी, एकदम बर्बाद हो चुका था, ना पैदावार ना कुछ। मतलब देखना उस समय मूवी आई थी मदर इंडिया, देखे हो? कौन कौन देखा? देखना मदर इंडिया, बड़ा मैं जो चीजें बता रहा हूं उसमें बखूबी चित्रण किया है, एकदम एग्जैक्टली मदर इंडिया में। तो वहां पे देखना समझ में आएगा कि तत्कालीन समय में उस समय भारत की हालात कैसे थे। मतलब जबरदस्त दिखा, एकदम जबरदस्त चित्रण किया गया। तो ये था। अब कहीं ना कहीं क्या करना था, आगे तो जाना था। एक तरफ सिंचाई खाद्य का संकट है, दूसरी तरफ देखें तो जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो जनसंख्या का बढ़ना एक चैलेंज था। भाई बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, तो देश में खाद्यान्न तो हो ही नहीं रहा है। तो ये एक चैलेंज था। तो इन चैलेंजेस से हमें क्या करना था, ऊपर आना था, ऊपर आना था। तो अब ऊपर आने के लिए क्या किया गया, फिर वही वाली बात, पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो एक पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, हर पंचवर्षीय योजना में अलग अलग लक्ष्य था। बोले अब एक काम करते हैं कि खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए कुछ काम करते हैं। तो जब खाद्यान्न को बढ़ाने की बारी आई तो फिर लोगों का ध्यान गया किस पर, हरित क्रांति लाया गया। और हरित क्रांति कब आया, तो 1968 में, 67-68 में आया था। ठीक है, 67-68 के आसपास आया था, 67 या 68 में। अब जब ये आया तो 70 के दशक में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, भारत में खाद्यान्न संकट को दूर करना, एकमात्र मेन है ना, मेन उसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत में खाद्यान्न संकट को क्या करना, कम करना। कैसे करके खाद्यान्न संकट कम हो। अब खाद्यान्न संकट को जब हम कम करना चाह रहे हैं तो अब इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन इस योजना का भी ना पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन कैसे, इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक सामने आई। एक रीजन था जिसमें हरित क्रांति ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, और एक रीजन ऐसा था जहां पे हरित क्रांति का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो वो विषमता पैदा हो गई, असंतुलन पैदा हो गया। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जब थे, ये सब स्टेट थे, यहाँ पे हरित क्रांति का जबरदस्त इंपैक्ट था, जबरदस्त इंपैक्ट। तो वहां पे पैदावार बढ़ी, वहां के लोग और माला माल हो गए। अच्छा, जिनके पास जमीन भी थी, भाई हरित क्रांति का लाभ वही लेगा ना जो बड़ा जमींदार है, जिसके पास ज्यादा जमीन है। तो उस समय अलग अलग किसान थे, जैसे लघु किसान, एक लघु किसान था, लघु कृषक, फिर आपका सीमांत कृषक, ये सीमांत कृषक होते थे, लघु कृषक होते थे। अब ये जो कृषक थे, इनके पास भी, जिनके पास ज्यादा जमीन है उसके पास ज्यादा पैदावार होगी, जिनके पास जमीन नहीं उसके पास पैदावार ही नहीं है। ये सब समस्या सामने आई। फिर चलो ठीक है, ले दे करके ये भी हरित क्रांति कुछ भी करके आई, देश में खाद्यान्न तो हुआ, एटलीस्ट बेचेंगे तो खरीद तो लेंगे, दूसरे देशों पर निर्भरता तो नहीं रहेगी। ये बातें समझ में आई। तो लघु किसान का कहानी, ये सब कहानी। फिर बोले कि भाई हरित क्रांति से केवल हम कृषि को बढ़ा पा रहे हैं, तो बोले उसके लिए और कुछ स्कीम लाते हैं। तो एक स्कीम आई थी इस समय 1972 के आसपास, 72 to 73 के आसपास,
लघु किसान विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? लघु किसान विकास कार्यक्रम। मैं अभी फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं ना, मैं आपको यहां लेके आऊंगा। तो लघु किसान विकास कार्यक्रम लाया गया। उस लघु किसान विकास कार्यक्रम का क्या था? तो अब वहां पे किसान को देखो, जैसे ये लघु किसान, तो लघु किसान कौन होंगे? जिनके पास एक से डेढ़ एकड़ मतलब एकड़ बोलता हूं, 1 से 1.5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो। सीमांत किसान कौन थे? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन हो। ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो वो सीमांत किसान था, और ऐसा किसान जिसके पास 1 से 1.5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो वो लघु किसान था। तो इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए योजनाएं बनाई गई, इनके लिए, इनके गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया गया, इनके पैदावार बढ़ाने के लिए चीजें की गई, ये सब इसके माध्यम से। कौन सा? लघु किसान विकास कार्यक्रम, इसके तहत। तो जो भी देखा जा रहा है सब किसान के लिए कर रहे हैं, सब कृषि के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ग का क्या, जो मान लिया गांव का, क्या बोलना चाहिए, लकड़हारा वर्ग है, गांव का लोहार वर्ग है, गांव का पशु पालन वर्ग है, जो पशुपालन का काम करते हैं, जो बढ़ाई का काम करते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, जो कढ़ाई का काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग आजीविका के साधन होते हैं। गांव की पूरी आबादी तो ऐसे नहीं कि पूरी कृषि पर आधारित है, ठीक है, कृषि पर आधारित होती है अमूमन, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं ना जो और काम करते हैं। तो आप एक वर्ग को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं और दूसरे वर्ग को फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब दूसरे वर्ग का क्या? तो इनके लिए भी कुछ करना है। तो अब इनके लिए क्या किया गया? तो बोले इनके लिए कुछ स्वरोजगार पैदा करते हैं। क्या करते हैं? स्वरोजगार पैदा करते हैं। तो अब यहां पे जो अब तक के प्रोग्राम चलाए गए थे, अब तक की जो कहानी थी, चूंकि ये बहुत बड़ी कमी थी ना, आदमी 2 वक्त खाएगा तब कुछ सोच पाएगा। लोहार अपनी लोहारी तब करेगा, या बढ़ाई अपनी बढ़ाईगिरी तब करेगा जब पेट में दाना रहेगा। अब पेट में दाना नहीं तो काहे का बढ़ाईगिरी। तो ये सब समस्याएं आई, और समस्या आने के बाद एक वर्ग को क्या किया गया? राइज किया गया। एक वर्ग राइज तो हो गया, लेकिन दूसरा वर्ग पिछड़ रहा था। तो इन सब के लिए फिर एक नया प्रोग्राम लाया गया। उस प्रोग्राम का नाम था IRDP। क्या नाम था? IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये लाएगा। अब समेकित मतलब समझ लो, अब क्या कर दिया गया? इंक्लूजन कर दिया गया। किसका इंक्लूजन? अब जो व्यक्ति पशुपालन करता है उसके लिए भी कुछ करना है, जो व्यक्ति बढ़ाई वर्ग का है उसके लिए भी कुछ करना है, जो व्यक्ति लोहार है उसके लिए भी कुछ करना है, जो व्यक्ति वनोत्पज कलेक्शन करता है, वनोत्पाद कलेक्शन करता है, उसके लिए भी कुछ करना है। तो केवल किसान के लिए, केवल कृषकों के लिए बस काम नहीं करना है, बल्कि गांव के और जो वर्ग हैं उनको उनका भी उत्थान करना है। तो उनके उत्थान के लिए क्या किया गया? इनके साथ साथ इनको भी शामिल किया गया, और जब सबको शामिल किया गया तो उस प्रोग्राम को कहा गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कि एक गांव के भीतर में रहने वाला जितना आदमी होगा वो सब आदमी को एक साथ इंटीग्रेट करके उसके डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी योजनाएं बनाए। तो ये आया आपका IRDP। समझ में आ रहा है IRDP कैसे आ रहा है? ये है। अब इसी IRDP को आगे चलकर और एडवांस किया गया, और इसमें कुछ कुछ बातें जोड़ी गई। तो जब ये IRDP में और बातें जोड़ दी गई तो ये आया फिर आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो तो यहां पे ये, तो 1978 में क्या आया? IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया, और इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बहुत सारे अलग अलग चीजों को जोड़ा गया। ठीक है, अलग अलग चीजों पर काम किया गया, और जब इसको और इनहेंस किया गया और एडवांस किया गया तो 1999 में फिर आया आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, तो यही इसका क्या फॉर्म था? एक्सटेंडेड फॉर्म था। जब सेवा योजना को एक्सटेंड किया गया तो वो बना IRDP। सेवा योजना केवल सीमित वर्ग के लिए था, किसानों के लिए ऐसा, लेकिन जब हमने उसको IRDP किया तो IRDP करने के बाद उसमें ये सब वर्ग शामिल हो गए, जो कृषक कार्य के अलावा भी कुछ काम करते थे, तो इनका भी हमें डेवलपमेंट करना है। भाई गांव में हर आदमी का विकास होगा तब तो बनेगा, किसी एक वर्ग का विकास करेंगे, किसी एक वर्ग पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, देश को तो मेन स्ट्रीम पे लाना है, तो जब तक गांव नहीं आएगा, क्योंकि भारत गांवों का देश है, तो जब तक गांव तरक्की नहीं करेगा, जब तक गांव डेवलप नहीं करेगा, तब तक देश कैसे डेवलप करेगा? तो गांव को डेवलप करना था। अब गांव कैसे डेवलप होगा? जब गांव के लोग डेवलप होंगे।
गांव के लोग कैसे डेवलप होंगे? जब एक एक वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अब एक एक वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया और उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, बोले सबका विकास करना। ऐसी प्लानिंग बनाएंगे जिसमें सबका डेवलपमेंट हो। क्लियर हो रही बातें? चलो, तो अब सेवा जो योजना थी, उस सेवा योजना का एक्सटेंशन फॉर्म, उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म था वो कौन सा था? आईआरडीपी 1978 में, 1978 में। और 1978 में और जब आगे गए और एक्सटेंड किया हमने, तो जब और एक्सटेंड किया तो फिर वहां पे आया क्या? एसजीएसवाई, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है, 1999 में, 1999 में। और जब ये आया तो इसके साथ साथ आपका इसमें आईआरडीपी देखिए शामिल है, ट्राइसेम, ड्वाकरा, जीकेवाई, सित्रा और एनएसडब्ल्यू, ये सब शामिल थे। ये सब योजनाओं का नाम है। इतनी सारी योजनाओं को चला करके, इतने सारे, क्योंकि जब आईआरडीपी था तो आईआरडीपी में ये सब शामिल था। इन सब योजनाओं को एक साथ इंटीग्रेट किया गया और इंटीग्रेट करने के बाद सबको बोल दिया गया एसजीएसवाई। तो इसको जानने के लिए पहले हमें इसको जानना पड़ेगा, इसको जानने से पहले हमें इसको जानना पड़ेगा, तब बात बनेगी। डायरेक्टली यहां पे कुछ जाएंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। तो लिखा तो आपके सिलेबस में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो यहां जा रही है। समझ में आ रहा है ना? आजादी से लेकर के पूरी यहां तक की कहानी क्लियर? चलो, तो ये स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, अब ये योजना अभी चली, इसके बाद भी इसका भी एक्सटेंशन आया, मतलब इसका भी एक्सटेंडेड फॉर्म आया, और वो था आपका क्या? एनआरएलएम। ठीक है, वो क्या था आपका? एनआरएलएम। तो पहले एनआरएलएम आया और एनआरएलएम को बाद में फिर 2011 में उसमें दीनदयाल अंत्योदय ऐसा जोड़ दिया, डीएवाई कर दिए, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका, मतलब ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो पहले इसका नाम जैसे नरेगा था ना, नरेगा मनरेगा हुआ, एमजी नरेगा हुआ, है ना? तो जो एमजी नरेगा हुआ वैसा ही ये पहले एनआरएलएम था, और ये एनआरएलएम जो था वो बाद में क्या हो गया? डीएवाई एनआरएलएम। तो डीएवाई मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय, हाँ, ग्रामीण रोजगार, सॉरी, आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल डेवलप, सॉरी, लाइवलीहुड मैनेज मिशन। ये अब यही जो है ना, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बिहान कार्यक्रम के नाम से चल रहा है। यही जो है छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में बिहान कार्यक्रम के नाम से चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो बिहान कार्यक्रम है वो बिहान कार्यक्रम यही है, सब एक्सटेंडेड फॉर्म है। कुछ कमियां हैं दूर किया जा रहा है, कुछ चीजें हैं अच्छा किया जा रहा है, और बेटरमेंट करके चीजों को लाया गया। तो कहानी शुरू हुई थी यहां से, और इसकी भी कहानी शुरू हुई थी कहां से? पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना क्यों आई आपको पता है अच्छे से। तो ये फिर ये फिर ये और फिर ये, क्लियर? तो हमको जानना है ये जब समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे। क्लियर हो रही कहानी? चलो, समझ में आ गया ना कि ग्रामीण स्वरोजगार मतलब स्वर्ण जयंती जो स्वरोजगार योजना है वो क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया और कैसे आया? तो इस हिसाब से आया, और भारत में गरीबी उन्मूलन करने के लिए, और हर एक आदमी को, गांव के आदमी को सशक्त बनाने के लिए, गांव के आदमी को हाथ में 4 पैसे लाने के लिए, कैश का फ्लो बढ़ाने के लिए, इन सब उद्देश्यों से ये सब प्रोग्राम लाया जा रहा है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्वरोजगार, अपना रोजगार खुद, कहीं कंपनी में या कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, स्वयं करो, और उनके लिए वैसा फैसिलिटी की जाएगी, उनके लिए वैसा व्यवस्था किया जाएगा, उनके लिए मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा। भाई अपना स्वरोजगार करेंगे, मान लिया कोई बढ़ाई है, अब बढ़ाई अच्छा कारीगरी करके बढ़िया बढ़िया चीज बना रहा है, उसके लिए मार्केट भी चाहिए ना, कि चाहे हम अपनी चीजों को बेच सके। कोई मान लिया कुम्हार है, बहुत अच्छा मटकी बना रहा है, अब बहुत अच्छा मटकी बना रहा है तो गाँव में बेचेगा 20 रुपया पाएगा, लेकिन उसी चीज को इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा तो 100 रुपया पाएगा। खरीदार होने चाहिए, बायर होने चाहिए, 100 रुपया पाएगा। तो 100 रुपये में फायदा कि 20 में फायदा है? 100 में। तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल कराना, तो सरकार सारी चीजों की व्यवस्था करेगी, सब चीजों की व्यवस्था करेगी। ठीक है, इसलिए देखना आप सब एमएसपी जितना दुनिया भर का फंडामेंटल चीजें हैं सब आएगा, सब आएगा, कुछ भी करके इंपावर करना है। समझ में आया? अब आते हैं अपन मेन स्ट्रीम पर। देखो, तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना क्या था, संचालित क्या थी, जो योजनाएं हैं उसकी हम बात करते हैं। इसके पूर्व कौन कौन सी संचालित योजनाएं थी? तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या? आईआरडीपी।
एकीकृत बोलो समेकित बोलो, एक ही बात। ठीक है, अभी आईआरडीपी क्या है, तो आईआरडीपी में आपका शामिल है क्या, आईआरडीपी, ठीक है, ट्राइसेम और ये सब शामिल है। अब पहले हम इसी को देखेंगे, क्योंकि पिछले बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसके घटक में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी जो मतलब ग्रामीण स्वरोजगार जो योजना है, उसके घटक में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, इसके घटक में कौन कौन आते करके पूछ दिया था। तो इसके 6 घटक हैं, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है क्या, एकीकृत विकास कार्यक्रम। पहले सेवा, सेवा के बाद 78 में आया था क्या, एकीकृत विकास कार्यक्रम। तो पहले इसको समझते हैं, प्रारंभ कब हुआ, तो 78-79 में, ठीक है। 78-79 में शुरू हुआ। क्या करना है, सबको एक साथ शामिल करना है, जितने भी वर्ग हैं, गांव के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी कामकाजी लोग हैं, उन सारे कामकाजी लोगों को उत्थान के लिए काम करना है। तो ये 1979 में, ठीक है, 78-79 में शुरू हुआ। पहला नाम क्या, पूरा नाम क्या था, तो वही जो बताया मैं, लघु किसान विकास कार्यक्रम। पहले यही लाया गया था, लघु किसान विकास कार्यक्रम, ये लाया गया था। इस कार्यक्रम का भी अपना उद्देश्य था जी, क्या बोल रहा है, लघु किसान विकास कार्यक्रम, लेकिन केवल किसान। तो यहां पे किसान के लिए काम किए थे, क्या क्या काम किए थे, तो भाई किसान को ऋण दे दो ताकि वो पैदावार अच्छा कर ले, ऋण दे दो, ऋण देने के बाद अगर उसका फसल हो गया तो उसके फसल के लिए एमएसपी, समर्थन मूल्य में उसके पैदावार को खरीद लो, उसके लिए विपणन मार्केटिंग कराना, जो फसल हो रहा है फसल को बेचने के लिए मार्केट बनाना, विपणन भी कराना है। तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था इस योजना के अंतर्गत, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा था इस योजना के अंतर्गत, किसानों को के फसल को विपणन मार्केटिंग किया जा रहा था ताकि उसके फसल उचित दाम पर बिक सके, ये सब कराना था, ये सब उद्देश्य था, ठीक है। ये सब सिंचाई व्यवस्था कराना, दुनिया भर की चीजें बनाई जा रही थी। तो बस रीजन यही था कि इस कार्यक्रम में केवल इतना ही ड्रॉबैक था कि यह केवल केवल भूमि और किसान के ऊपर ही ओरिएंटेड हो गया था। इस कार्यक्रम में केवल एक ही कमी थी कि वो केवल किसी एक वर्ग, किसी एक भूमि वर्ग या किसान के लिए ही इंटीग्रेट, मतलब किसान के लिए ही ओरिएंटेड था, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, किसान के अलावा भी दूसरे वर्गों को ध्यान देना है, तब हमने लाया ये क्या, आईआरडीपी। तो बोले इससे ऊपर उठ करके इसका कुछ एक्सटेंशन करते हैं, इसका कुछ विस्तार करते हैं, और विस्तारित करते हुए और भी वर्गों तक पहुंच बनाई गई, और उस पहुंच बनाई, जब उसको पहुंच बनाई गई तो उस पहुंच का नाम करो क्या, आईआरडीपी, ठीक है। चलो, तो आईआरडीपी इसका पूरा नाम था, ठीक है। लाभान्वित समूह कौन कौन थे, तो कौन इसमें फायदा थे, किनको, तो पात्रता कौन, सीमांत जोत वाले कृषक, लघु जोत वाले कृषक और खेतीहर किसान। खेतीहर किसान उनको बोलते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं रहती, जैसे अध्ययन ठेका लेते हैं ना, कोई आदमी चाहे तो आज के डेट में 100 एकड़ खेती कर सकता है, भले उसके पास 1 डिसमिल जमीन मत रहे, कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है। जिसके पास 100 एकड़ है वो खेती नहीं करना चाहता, जिसके पास नहीं है वो करना चाहता है, दे दो, बटैया में, अधिया में, ठेका में, जैसा देना है वैसा, 50-50 करना है 50-50 कर लो, जो करना है कर सकते हो, अपने ऊपर है। तो वो भी कृषक कार्य करते हैं, और कृषक कार्य करने के बाद अपने काम को, अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जनरेट करते हैं। तो ये सब वर्ग इसमें आ रहे थे। तो लघु किसान किसको कहेंगे, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है। सीमांत किसान किसको बोलेंगे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो वो सीमांत किसान है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो वो लघु किसान है, और जिनके पास भूमि ही नहीं है, दूसरे के भूमि पे काम करते हैं, दूसरे के भूमि को बोते हैं, वो कहलाएंगे खेतीहर किसान। ये टाइप के आपको किसान दिखेंगे। तो केवल इन्हीं के लिए प्रोग्राम था भाई, ठीक। चलो, तो ये सब किसानों को, साथ साथ जो और वर्ग थे उन सबको, ठीक है। और कौन, जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम हो, इनके लिए लाया गया था। इन्हीं को तो ऋण देंगे, इन्हीं को तो सुविधाएं देंगे ताकि वो ऊपर आए। तो वार्षिक आय जिनकी 11,000 से कम हो, ऐसे सीमांत जोत वाले कृषक, ऐसे लघु जोत वाले कृषक, या ऐसे खेतीहर किसान जिनकी वार्षिक आमदनी 11,000 से भी कम हो। टाइम को सोचना, 78-79 की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे 1,000 तो मैं एक दिन में कमा लेता हूं, अब बड़े आदमी हो ना आज के डेट में। हाँ, इन लोग 1,000 का लिपस्टिक खरीद देते होंगे, नहीं खरीदते, कैसे रे, कितने का आता है, ला तो गोजा को, बताऊं, नहीं पता तेरे को, नहीं पता तेरे को, जा समीर फिर गीता लेके आ। इन लोग कसम भी खा देंगे, ऐसे घाघ लोग।
हाँ, चलो तो वार्षिक है कितना, 11,000 से कम। ठीक है, ऐसे लोग इसमें लाभान्वित होंगे या ऐसे लोग पात्र होंगे किसकी, इस योजना की। आगे बात करते, उद्देश्य क्या था, तो वही चीज, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी लाना, और खास करके उनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ऐसे बीपीएल परिवार या ऐसे बीपीएल ग्रामीण बेरोजगार जो हैं, इनको क्या करना, इनमें कमी लाना, इनमें कमी लाना, यह उद्देश्य था आईआरडीपी का, कि कुछ भी करके बेरोजगारी जो है वो कम हो, स्वरोजगार पैदा करें, और मार्केट पे अपना अपना जो काम है उसको मार्केट पर लेकर के आए, न केवल कृषक कृषि व्यवस्था पर, न केवल किसानी पर, बल्कि किसान के अलावा भी चीजों पर ध्यान रहे। तो ग्रामीण बेरोजगारी या बीपीएल जो परिवार हैं, ठीक है, ऐसे बीपीएल परिवार, इनको क्या करना, इनके इनमें कमी लाना, ये इसका उद्देश्य था, किसका, आईआरडीपी प्रोग्राम का। समझ में आ रहा है ना। देखो योजना का थीम जो रहता है ना वो वैसे ही रहता है, इसमें ज्यादा कुछ अपने साइड से इनपुट नहीं कर सकते भाई, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम खराब नहीं कर सकते कुछ भी करके, हमें थीम को पकड़ करके ही चलना पड़ेगा। जो बातें जिन उद्देश्यों से या जिन आकांक्षाओं के साथ इनको शुरू किया गया था, वो उन्हीं उद्देश्यों को हमको समझना होगा, हम अपने हिसाब से या अपना इनपुट इसमें नहीं दे सकते। तो प्रारंभ हुआ 78-79 में, क्या नाम था पहले नाम, तो पहले नाम था आपका क्या, लघु किसान विकास कार्यक्रम, इसी का क्या किया गया, विस्तार किया गया। जब इसको सबके लिए कर दिया गया तो इसको कहा गया एकीकृत विकास कार्यक्रम, सबके लिए शामिल कर दिया गया। पात्रता कौन, तो वही किसान, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण बेरोजगारी में क्या करना, कमी लाना। कैसे ग्रामीण बेरोजगारी, जो बीपीएल परिवार हैं उनमें, और जो बीपीएल नहीं है उसको तो उसके पास तो है, उसको क्या जरूरत है, उसको उसके पास है, जिनके पास नहीं उनको देना है। अंश भागीदारी कितनी थी, तो यहां पे 50-50% की, 50-50 की, केंद्र और राज्य के बीच में। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, इस योजना में या इस प्रोग्राम में जितना खर्च होगा, इस खर्च को दोनों बराबर बराबर वहन करेंगे। कौन, केंद्र और राज्य। ऐसा नहीं कि राज्य के ऊपर एकदम इंक्लाइंड हो गए, और ऐसा भी नहीं कि राज्य जो है केंद्र के ऊपर एकदम इंक्लाइंड हो गया, तो कोई किसी के ऊपर इंक्लिनेशन नहीं करेगा, बराबर बराबर 50-50 अनुपात दोनों का, ठीक है, बराबर बराबर चलेगी कहानी। तो केंद्र और राज्य के बीच में 50-50 का मामला, ये इसका है इंटीग्रेटेड इसका, ठीक। चलो संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीए के द्वारा इसका संचालन किया गया। अब ये सारी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं, अब इनका एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके सामने, स्वरूप वही है, स्वरूप वही है, लेकिन धीरे 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 चीजें आगे बढ़ गई। भाई जैसे आपने जितने लोग हो यहाँ पे सब परीक्षा पास करके आए ना, परीक्षा पास करके आए, आप जो परीक्षा पास करके आए उस परीक्षा का जो पद्धति था वो था 10+2 था कि नहीं था, 10+2 में आए ना आप सब जने, सब अपने अपने मार्कशीट को चेक करना, जो आपका 10वीं का मार्कशीट होगा, जो आपके 12वीं का मार्कशीट होगा, आपने इस पद्धति से परीक्षा पास की है। मतलब आपका स्कूल एजुकेशन को पहले जमाने में 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक हिस्सा 10वीं तक और दूसरा हिस्सा 12वीं 11वीं और 12वीं। तब तो 12वीं 11वीं वाली जाने पर बुक की साइज ये हो जाती थी, 10वीं तक कितना रहता था, जहां 11वीं का ऐड है। इस पद्धति से आप परीक्षा पास किए, कोठारी कमीशन की सिफारिश पर यह लाया गया था। अब जो बच्चा आएगा या जो पढ़ाई करना शुरू कर रहा है वो नया एजुकेशन पॉलिसी से करेगा, तो अब उसका फंडा कैसा रहेगा, 5+3+3+4 ऐसा लिखाएगा। अब आपकी स्कूल व्यवस्था को, अब आपकी शिक्षा व्यवस्था को 4 भाग में बांट दिया गया। अब स्वरूप बदला है, मतलब क्या बोलना चाहिए, शिक्षा देने की पद्धति या ये चीजें बदली क्या, नहीं बदलेंगी, मोटा मोटी स्वरूप वही रहेगा, वही क्लास, वही सब कुछ, वही विद्यार्थी, वही टीचर, सब रहेंगे। थोड़ा सा जो उसका शिक्षा देने का स्वरूप है या थोड़ा सा उसका जो लेयर है वो उसमें चेंजेस आया। तो पहले एक तरफा 10 साल तक का कहानी इधर अलग होता था और 2 साल की कहानी अलग होती थी। कई लोग इसको समझते नहीं थे, 10+2 माने 12वीं ऐसा बोलते थे, तो 10वीं में क्यों लिखा है, भारी प्रश्न आता था। कई लोग पूछते थे कि 10वीं में क्यों ऐसा लिखते हैं, 12वीं में भी ऐसा लिखे रहते। भैया वो पद्धति है ना, वो पद्धति है, आपको भी लगता था। चलिए, तो वो ऐसी पद्धति थी, 10+2 दोनों में लिखा रहता है। अब जब मार्कशीट आएगा, जब स्कोर कार्ड आएगा बच्चों का, या जब आप कॉलेज करेंगे तो उसमें आप देखना ये ऐसा लिखा रहेगा। तो ये 4 लेयर में टूटा हुआ है, 5+3+3+4। तो पहला 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, एफपीएमएस बोलते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज बोला गया इसको, फिर इसको बोला गया प्राइमरी स्टेज, फिर इसको बोला गया मिडिल स्टेज, और फिर इसको गया सेकेंडरी स्टेज। ये 4 हैं। तो ये शिक्षा पद्धति। अब ये कैसे आई, तो भाई नया एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या किया गया, पुरानी जो 86 की शिक्षा नीति थी उसका एक्सटेंशन, उसको विस्तारित कर दिया गया, उसको फैला दिया गया। बोले इसमें ऐसा सा था इसको दूर कर दो, इसमें ऐसा था उसको दूर कर दो, ये सिलेबस हटा दो, ये सिलेबस जोड़ दो। जो पहले का स्वरूप एग्जिस्ट कर रहा था उसी स्वरूप पे हमने क्या किया, एक्सटेंशन किया, और एक्सटेंशन करके ये सिस्टम ला दिया हमने। स्कूल कॉलेजेस सब जगह पे आप देखना मनोवांछित सब्जेक्ट ले रहे हैं। कोई है फर्स्ट ईयर में भी इस साल? तो हाँ रुक जा रहा हूं, क्या कर रही तू? बीएससी कर रही है, क्या क्या सब्जेक्ट ली? हाँ रुक जाना जी, ठीक। कोई बीए किया है पुराना? साहू जी, ठीक है, अब बीए किए हैं, आपने बीए में क्या क्या सब्जेक्ट लिया था? हिंदी साहित्य। चलिए मान लिया आपको मन लगता कि आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना चाहते और आपको लगता कि आप हिंदी साहित्य की जगह पे मैथ्स ले लेते, आपका मैथ्स बहुत अच्छा, तो मान लिया आपको मन करता कि मैं मैथ्स ले लेता, या आपको मान लिया फिजिक्स अच्छा लगता, तो एक आप हिस्ट्री पढ़ लेते, एक आप पॉलिटी पढ़ लेते, और एक आप फिजिक्स ले लेते। ले सकते थे। लेने की बात कर देते तो लोग हंस देते। जो फॉर्म भरने वाला रहता क्लर्क, वो आपके मुंह पे फॉर्म को फेंक देता, कहां से फॉर्म भरने आ गया ढलाक करके। अब उसको देख लो, वो ज्योग्राफी ली, अब बीएससी कर रही, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में सारा चीज बदल गया है, भाजी भाटा हो गया है, जो जैसा चाहे वैसा ले ले। मान लिया मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हूं तो मुझे पॉलिटी पसंद है, राजनीति पसंद है, अच्छा मुझे संविधान अच्छा लगता है तो मैं एक संविधान ले लूं, और उसी के साथ साथ अगर मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश पसंद है मैं इंग्लिश ले लूं, और उसके साथ मुझे लगता है कंप्यूटर अच्छा लगता है कंप्यूटर वो ले ले। तो कहाँ फिजिक्स, कहाँ कंप्यूटर, कहाँ अंग्रेजी, कहाँ हिंदी, पूरा जी ओणम बोड़म स्वाहा हो गए। स्वाहा नहीं हुआ है गधो लोग, अच्छा है, जिसको जो मन रहा है वो ले रहा है। ऐसे में क्या है, पैकेज सिस्टम तो लहज बला घी वाला, मोरमन लागे तेला है के चुन चुन के ला, निमार निमार के ला, खोट खोट के ला, टोट टोट के ला, वो खोटी से दे रम के लिया कस रम के लिया कस खोट के ले लीस, जिसको लेना था उसको। समझ में आ रहा है भाई? अब ऐसा तो पहले मलवन था एक तरफ से ले, तो सड़ा गलहा किराया सिराया सब आगे। अब उसको लगता है कि मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं तो नहीं ले, या उसको और के सब्जेक्ट पसंद ना हो तो नहीं लेगी। अब सोच लो वो बीएससी कर रही है, बीएससी में आप तक सुने थे कभी भूगोल? नहीं सुने थे ना। और बता रहा हूं बीए करोगे तो आप कंप्यूटर ले सकते, कोई कुछ भी ले सकता है, कोई कुछ भी ले सकता है, देखना भी। और हाँ तू क्या कर रही है? बीएससी। तो क्या कर ली है? और जोर से बोलना। और उसके बाद क्या बोली? एक एक ग्रुप चला तुम्हें दोनों एक ही ग्रुप चले जी, दोनों सेम सेम लिए है, ऐसा है। तो ले रहे ना देखो वैसे सब्जेक्ट, जबकि मान लिया मैंने बीएससी किया तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो आप मैथ्स बीएससी या फिर बायो बीएससी, दोनों में अब सब्जेक्ट पैकेज बन चुका है, इसी में से छांटो भैया। कितना कष्ट होता था सोचो ना। मान लिया स्कूल में देखना वैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद कौन देखा थे, अब जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ ले साहब फिजिक्स में गला देखते हैं, चल रही थी चेचकत लेके गए, वो फिजिक्स वाला अलग हो गए, आर्ट्स वाला अलग हो गए, कॉमर्स वाला अलग हो गए, हिंदी अंग्रेजी में आदमी मजा, हाँ मस्त सब एक संग बैठ बैठ से। अच्छा हिंदी इंग्लिश की क्लास होती चेचकत ले जाए, टीचर वाले को उधर ले जाते हैं ना वैसे वैसी कहानी है। तो सेम कहानी पहले होता था, अब नहीं है, आप जला देखना पूरा देख सकता था। समझ में आया? हाँ चलो, तो संचालन किसके द्वारा? डीआरडी। इधर ध्यान दो, किसको देखेंगे उसको देखेंगे कर। ऋण सब्सिडी कैसा था? अब जो योजना थी उस योजना में देखो, लघु और जो सीमांत किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले, इनको 25%, मतलब जो उनको फायदा स्वरोजगार करने के लिए जो उनको ऋण दिया जाएगा, ये जो सुविधाएं दी जाएंगी उनमें 25% डिस्काउंट रहेगा, सब्सिडी मिलेगा। जो वास्तविक लागत है जो उनको ऋण दिया जाएगा उस ऋण में 25% रिबेट सब्सिडी, ऋण प्रावधान में या सब्सिडी 25%, किसको? लघु एवं सीमांत को। श्रमिक कारीगर है उसको 33% का, और एसटीएससी वर्ग का कोई बेरोजगार है, ग्रामीण बेरोजगार युवा, उसको 50%। इतना सब्सिडी का प्रावधान है। मान लिया वो 1 लाख रुपए उसको लोन मिलता है जो, तो 85,000 चुकाएगा, 50,000 सब्सिडी। जैसे अभी आप सुने होंगे जैसे सोलर प्लांट, मतलब सोलर पैनल जो लगवा रहे हैं, तो सोलर पैनल में सब्सिडी है ना। अरे सोलर पैनल को छोड़ो, गाड़ी खरीद रहे हो ना सोलर वाला, वो वाला बैटरी वाली ई बाइक, तो जो ई बाइक खरीद रहे हैं कितना है, 5 या 10,000 है, कितना? 10,000 सब्सिडी है उसमें। तो अब आपकी वास्तविक कीमत जितनी है बाइक की
उसमें आपको सरकार अपने साइड से अंश दान करेगी 10,000 का, तो 10,000 का सब्सिडी प्रमोट कर रही सरकार कि आप सभी बाइक खरीदें, ताकि कार्बन इमिशन में क्या हो, रिड्यूस हो सके, कार्बन इमिशन में कमी आ सके। क्लियर? तो वैसी सब्सिडी मिलती है यहाँ पे। तो लघु और सीमांत जो किसान हैं उनको कितना, 25, उससे ऊपर बढ़ करके श्रमिक कारीगर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना सबको, केवल एक वर्ग के लिए नहीं है भाई, इनको 33% का सब्सिडी जो भी ऋण मिलेगा, और एसटी वर्ग का कोई अगर बेरोजगार युवा है उसको 50% का। तो 25, 33, 50 इतना सब्सिडी का प्रावधान है इसमें, 25, 33, 50। ठीक है, कब शुरू हुआ, 78-79 में। योजना का नाम क्या है, IRDP। क्या किया जा रहा है, केवल किसान नहीं बल्कि किसान के साथ साथ और भी श्रमिक कारीगर सबको शामिल करना है, ग्रामीण युवा, बेरोजगार जितने हैं सबको शामिल करना है। बस पुअर्टी लेवल के नीचे रहना चाहिए, BPL हो, BPL परिवार हो, ये ध्यान रखा गया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्या किया गया, प्रयास किया गया। राइट, किसका, ये IRDP का। अब IRDP के साथ साथ और क्या स्कीम आई, इसको साथ साथ लेकर के चलते हैं। इनको लिखा है, डांट खींच खींच के लिख डाला था। वाह, अरे ठीक, जैना लिखा ना लिखो नहीं। चलो अब आया फिर ट्राइसेम। देखो ट्राइसेम क्या था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब तक युवा को प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपना रोजगार बना सके, इसके ऊपर तो भरपूर काम हो रहा है अभी, भरपूर काम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दुनिया भर का चल रहा है। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ मतलब ग्रामीण युवा को क्या करना, प्रशिक्षण देना। क्या चीज के लिए, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी ना रहे, अपना खुद कमाए खुद करे। तो नए नए अत्याधुनिक तरीके से उसको अगर प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण देने के बाद वो अपना खुद ब खुद रोजगार पैदा कर सकता है, अगर ट्रेंड रहेगा तो, अगर प्रशिक्षित रहेगा तो। भाई आप जैसे प्रशिक्षण लेते हो तो प्रशिक्षण लेने के बाद आपके काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उस काम को आप नॉन ट्रेंड होकर के करेंगे तो उस काम की एफिशिएंसी में और ट्रेंड होकर के काम करने की एफिशिएंसी में अंतर रहता है। जैसे इसको ले लो, अभी आप मान ले पढ़ने आए हो, अब अपने मन से पढ़ना और क्लास में पढ़ा दे उसके बाद जाकर के पढ़ना, अंतर है कि नहीं है ना। यहाँ पे आप क्या हो गए, ट्रेंड हो गए, आपको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी समझ में आएगा। और उसी को खुद से करेंगे तो ख्यालों में खोए हुए हैं, किताब ध्यान है लेकिन आया, ये चीजें हैं। मोटर मोटर निहारत है लेकिन ध्यान हुई कहती क्या करत हुई, बगल वाले मोबाइल टिंग ले बात करके, भैया मोबाइल सही क्या कर रही हो, मूसवा खा रही हूं, मुझे भी दे दो, दे शुरू हो जाएगा उसके टप ले बाजी। समझ आ रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन भी है ना। चलो तो ट्राइसेम, तो ट्राइसेम मतलब समझ आना, युवा के लिए है भाई, सेमेस्टर जानते हो ना, इंजीनियर युवा सेम आ रहा है। तो ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या करना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना ताकि वो खुद ब खुद अपना स्वरोजगार पैदा कर सके, नौकरी मांगने मत जाए, बिहाव लग सके। लेकिन स्वरोजगार लोग का बिहाव नहीं लगता, कैसे समीर, समाज स्वरोजगार को कुछ समझता ही नहीं जी, वैल्यू चापरासी रहे, सरकारी नौकरी हाँ फाइनल। आप भी उसी वर्ग से आते हो तभी तो सब यहां बैठे हो। तो आदमी ना चाहे कितना भी रहे, सरकारी नौकरी मतलब अल्टीमेट क्या है ना, संकट के समय सरकारी नौकरी साथ देता है, बाकी सब देखे कोरोना टाइम पे सीधा। इसीलिए आदमी पागल है जी सरकारी नौकरी के लिए। नहीं तो आप देखना कई प्राइवेट ऐसे काम है जिसमें या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या आपका खुद का स्टार्टअप है, आप उससे कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जनता भरोसा नहीं करती ना। जनता करने का मतलब सास ससुर भरोसा नहीं करे। समझ आया, कम से कम 4th ग्रेड रहे लेकिन सरकारी ठप्पा लगना चाहिए, बात खत्म। इतने में आदमी को संतुष्टि मिल जाएगा, खलासी चापरासी क्यों ना हो, कोई बात नहीं। चलो तो पूरा नाम पहले क्या था इसका नाम, इसका सॉरी पूरा नाम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 1979। अब एक्सटेंड कर रहे हैं, IRDP में सब शामिल है भाई। क्या था लक्ष्य, 2 लाख प्रति वर्ष, एक साल में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना। लेकिन यहां पे ध्यान रहे, एक परिवार में केवल एक, ऐसा नहीं कि एक परिवार में मान ले 5 जने, पांचों आगे बाकी मन बिचारी मन दुख पात, ऐसा नहीं, एक परिवार में एक। लक्ष्य इसमें रखा गया कि एक साल में कम से कम 2 लाख युवाओं को क्या करना है, प्रशिक्षित करना है।
और प्रशिक्षित करने के बाद वो अपना खुद कमाएगा। युवाओं युवतियों को भी ब्यूटी पार्लर, लेकिन उस समय कौन ब्यूटी पार्लर करवाएगा जी? उस समय तो वाला सिस्टम चलता था, दे ब्याह होते तब मान लिया दुल्हन बिंदी लगा दे, टिक 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 तो यार है ना, 10 के दुल्हन बिंदी, 10 के पॉन्ड्स पाउडर, नूर जहां 10 के नींबू निचो दे समझ में आ रहा है ना, अच्छा आप दे धर के। कौन पर्दा था बोल रहे हो तुम लोग? आंख फट फट कौन मेहंदी लगा है? जैसे साहू जी आपके बिहाव में, आपके बिहाव में कोई आपके हाथ में मेहंदी लगाने वाली आई थी? छाप दी सोई धर के समझ आ रहा है ना। तो एक मेहंदी का पैटर्न होता है जहां पे ऐसे धर के छाप दे, एमा 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 छाप दे, एमा गोलवा चंदा बना दे, हो गई कहानी, मेहंदी लग गई। अब ये लोग आंखी फोर फोर क्यों मां ओतके निकलियो, इससे कर करके कर करके कत का नहीं थी जात जबरन समझ आ रहा है ना। अतके ठला अतके निकम्मा। तो पहले काहित आदमी के पास टाइम था, कहानी खत्म हो गया। तो ये सिचुएशन था, सब था ही नहीं, तो कहां से ब्यूटी पार्लर आता, कि कहां से ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण। अभी देखना जितने भी लाइवलीहुड कॉलेज में वहां पे ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और भी जगह जगह पे प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स खुल गए हैं जहां पे आपको सर्टिफिकेशन करा करा करके ये सब करा रहे हैं। नहीं तो पहले गांव में एक जने थोड़ी लपरही टाइप की रहती थी, वही एक बुतल करे, जो गांव के सब ले चमकुलिया टूरी रहे वही एक बुतल करे आ रहा है ना। या घर की कोई और हो जाती, वही जाके किसी से कर दिस और 10-20 की गजरा वजरा लगा दी, फूल माला हो गया बिहाव मत के। कहा जी 100 खर्चा से। अब उसमें एक जोड़ लो, गरीबी रेखा बता रहा हूं ना। पहले इसमें 100 खर्चा था, इसमें एक शून्य बढ़ा दो, एक शून्य कहा, 2 शून्य, 2 शून्य उत्कम नहीं मना थे दे दिया। हाँ बेस्ट प्राइस है वो। उसके बाद और कुछ कुछ उसमें जितना भी एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस समझ में आया, ये आलम है। तो ये दौर, और आज के दौर में एचडी मेकअप कत को पानी नहीं। तो पहले जहां हेलोजन जला था चूचवाए, पहले वीडियो के सेट नहीं होता था जी, वीडियो के सेट में हेलोजन पकड़े थे और जलाते थे हाथ में ऐसे से करे। उसके बाद पूरा परत ना धीरे 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 एक टाइम के बाद जैसे वो कुत्ते लोग खौड़ा नहीं जाते नहीं, देखियो देखना नीचे बैठो बैठा रहते ओहने हो जाए आउ लगा समझ में आया, वही आलम रहता। तो अब उसको फिक्स करना है तो मेकअप फिक्सनर और अलग अलग टॉपअप सॉपअप दुनिया भर का कई कोट, वॉल केयर, वाटरप्रूफ फिर रमदा, फिर घिस घास के बरोबर समझ में आया। तो अब रोजगार का कई साधन जनरेट हो गया क्योंकि अब समाज वैसे आगे बढ़ गया। तो उस समय लक्ष्य था कितना, 2 लाख, ठीक है 2 लाख एक साल में, ठीक है ध्यान रखना। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को पात्रता थी, उससे ज्यादा नहीं। देख लो उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराना, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, ताकि वह कुछ अपना काम कर सके। क्या नाम है, ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना। आपके मोदी जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री हमारे, आत्मनिर्भर भारत। यहां के लोग को देखता हूं एक तो आत्मनिर्भर नहीं, मुंह उठा के आ जाएंगे, नहीं पढ़ाई, पढ़ाई तबियत पढ़िया, आत्मनिर्भर बनो, मन की बात तो सुनते हो बहुत ठीक है चलो। तो ये उद्देश्य था, क्या करना, प्रत्येक विकास खंड से 3500 वार्षिक आय से कम वाले परिवार के 40 युवा शामिल करने का लक्ष्य था इसमें। एक विकास खंड से 40 युवा, एक विकास खंड से 40 युवा। और वो कौन होगा, जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 3500 रुपया वार्षिक से कम हो। एक विकास खंड से 40, देखो ये तो जो लक्ष्य रखा गया 2 लाख का है पूरे देश के लिए। एक विकास खंड से 40 युवा, एक विकास खंड से 40 युवा को चिन्हित करना होता था। और वो 40 युवा कौन होते थे, कौन पात्र होंगे, तो जिनकी परिवार की वार्षिक आमदनी 3500 रुपया से बिलो हो, जिनकी परिवार की वार्षिक आमदनी 3500 रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के 40 युवा शामिल होंगे इसमें। किसमें, ट्राइसेम में। तो हमको पढ़ना है ग्रामीण स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्राइसेम। ट्राइसेम को देखना है और इन्हीं से मिलकर के फिर वो आएगा। हमने आईआरडीपी देखा, आईआरडीपी, तो आईआरडीपी के साथ साथ ये ट्राइसेम, ट्राइसेम के साथ डीडब्ल्यूआरसी है, फिर उसके बाद जीकेवाई,
GKY का सितारा, सितारा के साथ मिलन कुआं वाला, ये सब मिला करके फिर आपका आएगा ग्रामीण स्वरोजगार ग्रंथ, जो एक साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा तब। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।